Dear students, now we are going to discuss resonance effect to describe the acidity of different acids. So here is a comparison of acidity of phenol with ethanol. दोनों के अंदर OH ग्रुप है और दोनों जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड प्रोटॉन लूज करने के बाद बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करते हुए बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि किसी भी एसिड की जो एसिडिटी है डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इफ कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल देन रिस्पेक्टिव एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है, पहले हम एथोक्साइड आयन एथानोल से जो आयन जनरेट हुआ दैट इज कॉल्ड एज एथोक्साइड आयन। एथोक्साइड आयन में इथाइल ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोनेटिंग है और ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इंडक्टिव इफेक्ट इसके नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, इसको डिस्टेबल कर रहा है। तो इट मीन्स कि इसके फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स कि एथेनॉल जो है वो एक वीक एसिड है। अब हम फिनोलेट आयन की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिनोलेट आयन को डिस्कस करने से पहले हमारे पास ये एक एग्जांपल मौजूद है जिसमें हमने ये पढ़ रखा है कि जब भी बेंजीन रिंग के साथ हेटेरो एटम होगा तो वो बेंजीन रिंग के साथ पी ऑर्बिटल पैरेलल होने की वजह से ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड डेवलप करेगा। तो फिनोलेट आयन का जो केस है वो कुछ यूं होगा, बिल्कुल एनिलीन के केस की तरह कि फिनोलेट आयन जो है इसके ऊपर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बन जाएगा डबल बॉन्ड और कार्बन की आर्थो पोजीशन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे एक बॉन्ड तो पहले से मौजूद था, दूसरा बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से। जो नए बॉन्ड या चार्ज डेवलप हो रहे हैं उनको मैं रेड कलर से मेंशन कर रहा हूँ और जो ऑलरेडी रिटेन्ड है उनको मैंने ब्लैक कलर से मेंशन कर दिया। NH2 और फिनोलेट आयन की कैनोनिकल फॉर्म्स डिस्कस करते हुए स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल है, जबकि फिनोलेट आयन में ऑक्सीजन के पास चार्ज था नेगेटिव। जब इसने नेगेटिव चार्ज डोनेट कर दिया तो ये हो गई न्यूट्रल। अब ये चार्ज जब यहाँ से इस पोजीशन पे माइग्रेट करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके इस पैरा पोजीशन के ऊपर चार्ज को शिफ्ट कर देगा। ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो गया, इस पोजीशन के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव और ये वाला बॉन्ड जो है वो अपनी पोजीशन पे रिटेन रहेगा। नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म के अंदर ये वाला चार्ज जो है वो यहाँ पे माइग्रेट होगा तो ये चार्ज इस पोजीशन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस पोजीशन पे चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन का जो पहले से बॉन्ड था वो एज इट इज मैंने मेंशन कर दिया। अब जब ये चार्ज यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे जाएगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसके पास वापस आ जाएगी और फिनोलेट आयन जो है वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। जस्ट बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो यहाँ से यहाँ पे ये बॉन्ड इस पोजीशन पे और ये बॉन्ड इस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ है। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसा हेटेरो एटम अटैच हो जिसके ऊपर चार्ज हो पॉजिटिव, तो वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की बजाय बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेता है। इसकी टिपिकल एग्जांपल है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है
और पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी किसी पी ऑर्बिटल में होगा। वो पी ऑर्बिटल जब बेंजीन रिंग की कार्बन के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेगा, ना कि एनिलीन और फिनोलेट की तरह रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म है उसके अंदर बेंजीन रिंग की कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बन जाएगा बॉन्ड डबल। एक ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, दूसरी ऑक्सीजन के ऊपर अब जनरेट हुआ है और इस पोजीशन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। दो बॉन्ड जो रिंग के अंदर ऑलरेडी मौजूद थे उनको मैंने एज इट इज मेंशन कर दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करेगा तो नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पैरा पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड यहां पे आ गया, यहां पे चार्ज पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज था दूसरी पे, बाद में जनरेट हुआ, ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन पे रिटेन्ड है। नेक्स्ट स्टेज पे ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे माइग्रेट होगा तो इस पोजीशन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बॉन्ड और यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड डबल। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को विथड्रॉ करेगा तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और फिर से बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी जो है इन द फॉर्म ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो रीजनरेट हो जाएगी और बेंजीन रिंग और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा सिंगल। और यूं बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम ऑब्जर्व करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो विथड्रॉल है वो आर्थो, पैरा और आर्थो पोजीशन पे है। इन तीनों केसेस को अगर हम कंपेयर करें तो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डोनेशन या रिमूवल जो है वो आर्थो या मेटा पोजीशन से नहीं हुई। इस केस में भी देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किस पोजीशन पे आ रही है, आर्थो पे, पैरा पे और आर्थो पे। यहाँ पे भी अगर फोकस किया जाए तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किस पोजीशन पे आ रही है, आर्थो, पैरा एंड देन आर्थो। इट मींस कि कुछ ग्रुप्स जो हैं वो बेंजीन रिंग को आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं और कुछ ग्रुप्स जो हैं वो बेंजीन रिंग की आर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं। अब अगर ये वाले मॉलिक्यूल्स जो कि आर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं, इनका किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो इनको आर्थो पोजीशन या इस केस में अगर देखा जाए तो पैरा पोजीशन जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग को आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं, इनका अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाया जाए तो ये आर्थो और पैरा पोजीशंस पे फैसिलिटेट कर रहे हैं रिएक्शन के लिए, जो सूटेबल इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप्स जो हैं इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। समटाइम्स रिएक्शन इतना एग्रेसिव होता है कि रिएक्टेंट्स को कूल डाउन करना पड़ता है, आइस बाथ के अंदर रखना पड़ता है। अगर फिनोल की नाइट्रेशन की जाए या इवन बेंजीन की नाइट्रेशन की जाए
तो बेंजीन के मालिक्यूल को और एसिडिक मीडिया को आइस बाथ में हम रखते हैं टू कंट्रोल द रिएक्शन। जबकि इन केस में, इस केस में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पे होने जाए तो इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशन पे रिपल्शन मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अगर पैरा पोजीशन के ऊपर यहां पर भी क्या होगी, रिपल्शन। तो इट मींस के जो इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेते हैं आर्थो और पैरा पोजीशन से, वो इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशन से ब्लॉक करते हैं, रिटार्ड करते हैं, रोकते हैं, और रिएक्शन के लिए किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। फोर्सफुली जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पे भेजा जा सकता है, मेटा पोजीशन पे। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रा करते हैं ऐसे ग्रुप जो हैं वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्ट करेंगे टूवर्ड्स मेटा पोजीशन। तो जो ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं ऐसे ग्रुप्स को आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहा जाता है, राइट। आर्थो पैरा बेस्ड अपॉन रेजोनेंस इफेक्ट, जो मीजोमेरिकली ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन, टू क्लासिफिकेशंस हैं, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव। पॉजिटिव मीन जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, और नेगेटिव मीन जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रा करते हैं। तो दो तरह के ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और वो डोनेट जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो किस किस पोजीशन पे कर रहे हैं, आर्थो और पैरा पे। दूसरे जो ग्रुप्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, वो आर्थो और पैरा से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रा कर रहे हैं। उन ऐसे ग्रुप्स की प्रेजेंस में जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए जो पोजीशन ऑप्शनल है वो कौन सी है, मेटा। दैट्स व्हाई दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड एज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग्स, और दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है? तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं उनकी दो खसूसियात हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, अगर ये न्यूट्रल हो या नेगेटिवली चार्ज हो तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कौन से होंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज हो पॉजिटिव, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो इनडायरेक्टली अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ। इनडायरेक्टली मींस बेंजीन रिंग है, इसके साथ पहले कार्बन है फिर ऑक्सीजन है, तो ये किस क्लास से बिलोंग करेगा, मेटा डायरेक्टिंग से। ये केस हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज हो पॉजिटिव तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीजोमेरिकली विड्रा कर लेगा, या बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो इनडायरेक्टली अटैच हो तो ये भी रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रेन कर लेगा। मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं दे एक्टिवेट बेंजीन रिंग। ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं बेंजीन रिंग को, किस चीज के लिए, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं दे डीएक्टिवेट, किस चीज के लिए डीएक्टिवेट कर देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग बिहेवियर लिखा है दैट इज विद रेफरेंस टू मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। यहां पर एक स्टूडेंट्स अक्सर इस पॉइंट से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके सामने मैं ये एक एग्जांपल लिखता हूं,
हेलोबेंजीन की। आप बता सकते हैं हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर न्यूट्रल हो या नेगेटिवली चार्ज हो तो वो बेंजीन रिंग को आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रा करता है थ्रू मीजोमेरिक इफेक्ट, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है आर्थो और पैरा पोजीशन पे। लेकिन हैलोजेंस के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इनका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो विड्राइंग है, मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोनेटिंग है। ऑक्सीजन के केस में भी ऐसा ही है, नाइट्रोजन के केस में भी ऐसा ही है। नाइट्रोजन के केस में भी मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोनेटिंग है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो विड्राइंग है। लेकिन यहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, यहां पर भी मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोनेटिंग है, इंडक्टिव इफेक्ट विड्रॉइंग है, यहां पर भी मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। हेलोजेंस के केस में सिमिलरली मीजोमेरिक इफेक्ट डोनेटिंग है, इंडक्टिव इफेक्ट विड्रॉइंग है, लेकिन डोमिनेट जो कर रहा है वो इंडक्टिव इफेक्ट। तो ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट हेलोजेंस जो हैं वो हैं तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग लेकिन डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है कि हेलोजेंस आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो इसके ऊपर भी एक डिटेल में लेक्चर मेरा मौजूद है कि जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो डिस्क्राइब की हुई है कि कौन से ग्रुप जो हैं वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग हैं, कौन से ग्रुप स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग हैं, कौन से ग्रुप्स मॉडरेटली एक्टिवेटिंग हैं। तो अब एक और अहम पॉइंट जो कि रिलेट करता है मीजोमेरिक इफेक्ट से वो ये है कि मीजोमेरिक या रेजोनेंस के लिए बेसिक कंडीशन है कोप्लेनरिटी ऑफ कनेक्टेड एटम्स। कनेक्टेड एटम्स अगर कोप्लेनर हैं तो डीलोकलाइजेशन होगी। अब इसको एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। एनिलीन और एनिलीन को हम कंपेयर करते हैं एक और एनिलीन के डेरिवेटिव से, दैट इज एन एन डाइमीथाइल एनिलीन। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? एन एन डाई मीथाइल एनिलीन। एनिलीन और एन एन डाइमीथाइल एनिलीन में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सी स्पीशी होगी? तो बड़ी सिंपल सी बात है, मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? डोनेटिंग। ये इस नाइट्रोजन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और जो स्पीशी इजीली इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सके वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है। तो एनिलीन में तो हाइड्रोजन है, ना इनका इंडक्टिव इफेक्ट डोनेटिंग है, ना इनका इंडक्टिव इफेक्ट विड्रॉइंग है। जबकि एन एन डाइमिथाइल एनिलीन जो है इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ बोथ मिथाइल ग्रुप इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट nitrogen. That's why N dimethyl aniline is a stronger base as compared to aniline. इसी N dimethyl aniline का एक और डेरिवेटिव है जिसमें दो मिथाइल ग्रुप जो हैं वो और आ गए, लेकिन उन मिथाइल ग्रुप्स की जो पोजीशन है उसको मैं रेड कलर से मेंशन कर देता हूं। अब इस मॉलिक्यूल का जो नाम है वो है NN26 टेट्रा मीथाइल एनिलीन। तो ये NN26 टेट्रा मीथाइल एनिलीन जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी जो बेसिसिटी है वो जस्ट लाइक एलिफेटिक बेसिस है। तो अब अगर ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा हो तो इसको एलिफेटिक एमीन्स की तरह स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए।
तो इसकी रीजन ये आइडेंटिफाई की गई कि जब ये मिथाइल ग्रुप इतने क्लोज आ जाते हैं तो इनके दरमियान जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाती है। उस स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इन बेंजीन रिंग को और एन एन डाइमिथाइल एनिलीन को कोप्लेनर नहीं रहने देती। अच्छा जी, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन है और ये बेंजीन रिंग है। तो ये दो मिथाइल ग्रुप आ गए, इन्होंने इसको इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की, तो एनिलीन की निस्बत एन एन डाइमिथाइल एनिलीन जो है वो एक स्ट्रॉन्गर बेस होगी। अब अगर इस एनिलीन की आर्थो पोजीशन पे, यानी इस आर्थो पे और इस आर्थो पे, अब नंबरिंग जब करेंगे तो ये नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो एन एन 2, 4 टेट्रा मिथाइल एनिलीन जो है, जब ये ग्रुप इस तरह से कोप्लेनर होंगे तो इनके दरमियान रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से ये ग्रुप जो है वो आउट ऑफ प्लेन चला गया। प्रीवियस मॉडल में आप देख सकते हैं कि ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं, एक प्लेन में हैं, इनके पी ऑर्बिटल आपस में पैरेलल हैं। इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, यानी एन पे एक मिथाइल ग्रुप 2 पे मिथाइल ग्रुप से रिपल्शन काज कर रहा है और नाइट्रोजन पे दूसरा मिथाइल ग्रुप जो है वो 6th पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप से रिपल्शन की वजह से ये ग्रुप चला गया आउट ऑफ प्लेन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल अब पैरेलल नहीं है, ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो इसको कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो जो कैनोनिकल फॉर्म्स की स्टेबिलिटी और रूल्स हमने पढ़े थे, उसमें भी एक एग्जांपल मैंने दी थी साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, तो उसमें भी डिलोकलाइजेशन नहीं होती, उसमें भी रेजोनेंस नहीं होती, क्योंकि वो मॉलिक्यूल भी कोप्लेनर एटम्स पे कंप्राइज्ड नहीं कर रहा। तो समटाइम्स इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ एनिलीन with ammonia या aniline with NN dimethyl aniline, या how the extraordinary of basicity of NN26 tetramethyl aniline। तो उसका आंसर यही होगा कि इसकी जो बेसिसिटी है वो एलिफेटिक एमीन्स की तरह ही है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल है वो बेंजीन के पी ऑर्बिटल के साथ कोप्लेनर नहीं है। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये मॉलिक्यूल डिफ्लेक्ट कर गया और ये बॉन्ड जो है वो आउट ऑफ प्लेन चले गए। सो दैट इज ऑल अबाउट बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। तो इसी रेजोनेंस इफेक्ट को फर्दर हम यूज कर सकते हैं टू कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोफिनोल्स। Dear students, now we are going to compare the acidity of various phenols. For on comparison table we have phenol, orthonitrophenol, paranitrophenol, metanitrophenol and 2,4-dinitrophenol। तो इस टेबल पे इनकी pKa वैल्यूज भी दी गई हैं। तो आर्थो और पैरानाइट्रोफिनोल की pK वैल्यूज जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि these acids are 1000 times stronger acids as compared to phenol। जो मेटानाइट्रोफिनोल है दैट इज ओनली 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू फिनोल, क्योंकि जो मेटा पोजीशन पे ग्रुप है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। हमने प्रीवियस डिस्कशन में डिटेल में ये डिस्कस किया है कि मेटा पोजीशन पे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, ना मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होती है। तो ये एसिड इतने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं कि दे आर जस्ट लाइक स्ट्रॉन्गर एसिड्स एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आमतौर पे एसिड्स को जब दूसरी किसी क्लास से आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट किया जाता है। तमाम एसिड्स चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड हैं या मिनरल एसिड्स हैं, दे गिव सक्सेसफुल रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एसिड्स में से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आइडेंटिफाई करना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किया जाता है।
कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ साथ जो नाइट्रोफिनोल्स हैं ये भी इतनी ही स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं जितनी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो अब अगर हम इस स्टेज पे पहुंच जाएं कि एसिड देन स्ट्रॉन्गर एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोफिनोल दोनों जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर देते हैं। अब इनमें से अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो इस क्लास को फर्दर जो है वो FeCl3 के साथ ट्रीट किया जाता है। FeCl3 हमेशा फ्रेश और न्यूट्रल यूज करना चाहिए क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड भी बना देता है। तो इसलिए नाइट्रोफिनोल्स जो है वो FeCl3 के साथ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतने स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों हैं? तो फिनोल की कैनोनिकल फॉर्म्स हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर जस्ट मैं नाइट्रो ग्रुप को ऐड करूंगा। तो जब ये पैरा पोजीशन पे चार्ज है, इस पोजीशन को मैं इस तरफ लिखना चाह रहा हूं, यहाँ पे आप बेशक NO2 मेंशन कर लें तो ये नाइट्रोफिनोलेट आयन बन जाएगा। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां से इस तरफ, तो जिस तरह रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है वो बन रही होंगी, लेकिन ये रिंग से बाहर जो है वो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान भी शिफ्ट होगा और एडिशनल कैनोनिकल फॉर्म्स बन जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिंग के साथ साथ रिंग से बाहर नाइट्रोजन के ऊपर भी शिफ्ट हो रही है और जब ये वापस आएगी तो इस तरफ भी जा सकती है और इस तरफ भी जा सकती है। तो अब इस तरफ अगर आपने मेंशन करना है तो इनके साथ फर्दर आप नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा डिस्पर्स होती है, रेजोनेंस इफेक्ट या मीसोमेरिक इफेक्ट उतना ज्यादा इंक्रीज होता है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि आफ्टर थर्ड कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो मीसोमेरिकली p इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से विड्रॉ कर रहा है और इंडक्टिवली भी रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। तो नाइट्रोफिनोलेट आयन जो है दैट इज मोर स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू फिनोलेट आयन। तो आर्थो और पैरा जो हैं दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। That's why their pKa value and acidic strength is comparable with each other, and both of them are around 1000 times stronger acid as compared to phenol. So that was all about resonance effect or mesomeric effect. और mesomeric effect को हमने डिस्कस कर लिया to determine basicity of amines, to determine acidity of phenols, and further we have discussed the effect of substituent towards orientation of second electrophile, यानी जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स थे और एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स थे। फर्दर इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस और सॉल्व एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।